गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 दीदी आप शेयर कर दीजिए। उससे पहले हम जानते हैं कि हमने कल के सेशन में क्या देखा था। तो कल के सेशन में हमने सेकेंड टॉपिक देखा था, जिसमें गुरुदेव हमें कहते हैं कि चिंता में अगर आप डूबे रहेंगे तो उससे क्या फायदा होगा। तो उसमें हमने देखा था कि जब हम चिंता करते हैं, जब हम स्ट्रेस टेंशन में होते हैं, तब व्यक्ति की ना सिर्फ मानसिक हानि होती है, उसकी शारीरिक हानि भी होती है। सॉरी, ऊपर से जो उसका ऑरा है, जो उसका वातावरण है, वो भी प्रतिकूल बन जाता है, यानी कि नेगेटिव बन जाता है। यानी कि वो खुद तो स्ट्रेस में रहेगा ही, साथ में उसके जो आजू बाजू लोग हैं, उसके जो एनवायरनमेंट में जो भी लोग प्रेजेंट है, उनको भी वो अफेक्ट करेगा। तो इसी से गुरुदेव हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अ, चिंता करके आपको किसी भी प्रकार का लाभ तो नहीं है। तो जहाँ लाभ नहीं है मतलब वहां है हानि। तो आपको चिंता करके सिर्फ हानि ही होती है। तो आज का सेशन हम कल का ही सेशन हम कंटिन्यू करते हैं आज। पेज नंबर 13 जी। तो हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो हम यहाँ थे। चिंताओं के द्वारा अपनी कार्य क्षमता घटा देना, जीवन में घबराहट उत्पन्न करना अल्प विकसित बुद्धि वालों का काम है। तो ये हमने कल भी लाइन पढ़ी थी। तो इससे गुरुदेव हमें अल्प विकसित यानी कि क्या, गुरुदेव हमें ये समझाना चाहते हैं कि लो माइंडेड लोग, लो माइंडेड यानी मतलब जिनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत लिमिटेड है, वो बियॉन्ड द लिमिट नहीं सोचते, जिनका जो देखने का नजरिया है वो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे लोग ना जनरली चिंता करते हैं, और चिंता इतनी चिंता करते हैं कि फिर उनसे उनकी जो डेली एक्टिविटी है, जो उनकी कार्य क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो घट जाती है। और उनको घबराहट होने लगती है, जीवन में घबराहट उत्पन्न करता है। यह आत्मविश्वास की कमी का द्योतक है। इन्हें बढ़ाओ नहीं, दूर करो। यह आपके शत्रु है। इनके कारण पूरे मन से अपने विकास पथ पर आप अग्रसर न हो सकेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम यही चिंता ही करते रहेंगे, स्ट्रेस ही लेते रहेंगे, तो क्या हम जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, उसे पा सकेंगे? नहीं। अधूरे मन से कभी अपनी क्षमता को दोष देते रहे। दीदी नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज। कभी लक्ष्य कभी लक्ष्य प्राप्ति को बड़ा दुस्तर कार्य मानते रहे, तो ये आपको गुलाम बना लेगी। जैसे अधूरे मन से, यानी कि जब हम किसी भी प्रकार के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। तो गुरुदेव कहते हैं अगर आप अधूरे मन से कोई भी कार्य करेंगे तो वो अम, आपका कभी भी उससे आपका लक्ष्य है जो पूरा नहीं हो पाएगा, और आप परिस्थिति के गुलाम बने रहेंगे। इससे सफलता की प्राप्ति में संदेह ही बना रहेगा, हर बार आप कंफ्यूजन के स्टेट में रहेंगे। आशावाद और कर्मठता को अपने जीवन में धारण करने से वह आसुरी चिंताएं अपने आप लौट जाएगी। इनसे हार मान लेने का अर्थ है जीवन के प्रति नैराश्य। इसका परिणाम है पतन की ओर उन्मुख होना। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए अपने जीवन को
समुन्नत बनाने के लिए इन्हें सदैव दूर रखिए, अन्यथा ये असमय ही खा जाने वाली डाकिनें हैं। तो यहाँ पे वो हमसे कहते हैं कि अगर आप मतलब अगर आप उसी स्टेट में रहे, उसी जोन में रहे, और आपने कर्मठता पूर्वक और आशावादी काम नहीं किया, आशावादी तरीके से नहीं सोचा, एक आपने अपने जीवन में होप नहीं रखी और आप आगे नहीं बढ़े, तो वो पतन का कारण बन सकती है। और ये जिसे गुरुदेव ने कहा है, ये डाकिनी जैसी है कि जो असमय ही खा जाएगी। चिंताओं से बचाव का सबसे अच्छा साधन है आध्यात्मिक धारणा। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब एक खेल मात्र है। जैसे कि सामने वो कहते हैं कि हमने बहुत बार सुना है कि हमने हमें ये जो लाइफ मिली है, तो हम सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो हम होल वर्ल्ड को एक नाटक की तरह देखते हैं, और हम, आप, मैं और बाकी सब लोग जो इस धरती पर है, वो सब एक अभिनव कर रहे हैं, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम एक पात्र है। हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं कि एक संसार में जो कुछ हो, इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह सब एक खेल है, तो ये गेम है। किसी का अभिनय यहाँ पर सुखद होगा, किसी का दुखद होगा। नाटक करने वाले अभिनेता यह जानते हैं कि अ, यह सब स्टेज तक की है। दीदी थोड़ा ऊपर मतलब फुल स्क्रीन शो करेंगे, फुल पेज। नाटक, अरे हाँ, नाटक करने वाले अभिनेता यह जानते हैं कि यह सब स्टेज तक की है। रंगमंच से नीचे आ जाने पर सब अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। जीवन की विभिन्न क्रियाओं को भी इसी प्रकार हमें देखना और मानना चाहिए। यहाँ की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। यहाँ का प्रत्येक पदार्थ नाशवान है। इसलिए इनके परिणामों की आसक्ति से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। तो या इससे हम समझते हैं कि हम भी अपनी लाइफ को उसी प्रकार देखें कि अ, जब हम चिंताओं की बात करते हैं, तो हमें स्पेशली अपनी लाइफ को उसी प्रकार देखना चाहिए कि हम एक कैरेक्टर प्ले करने आए हैं यहाँ पे, और सबका कैरेक्टर डिफरेंट है। अगर मेरे जीवन में आज कठिनाई है, तो शायद आपके जीवन में कुछ अच्छा चल रहा होगा, और जब आपके जीवन में कुछ कठिनाई शुरू है, तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होगा। तो ये तो एक सुखद भी है और जीवन दुखद भी है। तो इसे आप एक नाटक की तरह लीजिए। इसमें आप इतना ना घुल मिल जाइए कि आप चिंता करने लगे और खुद को ही हानि पहुंचाने लगे। इसलिए इनके परिणामों की आसक्ति से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। तो प्रत्येक वस्तु ही परिवर्तनशील है, मतलब चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सब कुछ वो कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो यहाँ पे सब परिवर्तित हो रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं अगर आपके आजू बाजू की चीज परिवर्तनशील है, मतलब उनमें अगर चेंजेस कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, तो आप एक चीज में ही क्यों अटके हैं। विशुद्ध कर्तव्य भावना से यहाँ का प्रत्येक कार्य, क्रिया, व्यापार चलते रहना ही अच्छा है। समस्याओं से अपनी सामर्थ्य को छोटा मान लेना चिंता का कारण है। हाँ, ये सही है कि जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, हम इससे लड़ नहीं सकते, तो हम खुद को छोटा मानने लगते हैं, हम खुद को इंफीरियर समझते हैं, और इससे ही स्ट्रेस, चिंता पैदा होती है। आप अपनी समस्याओं को संयोग या पाठ मात्र मानिए, उन्हें निकालिए तो सही, किंतु कठिनाइयों की चिंता न कीजिए, तो ही जीवन लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक अग्रसर हो जाना संभव होगा। चिंताओं के चक्कर में ही पड़े रहे, तो आपका विचार क्षेत्र भी संकुचित बना रहेगा। जो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइन में देखा कि अगर हम चिंता ही करते रह जाएंगे, तो हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, वो अल्प विकसित रह जाएगा, यानी कि संकुचित बना रह जाएगा, लिमिटेड। यानी कि हम बियॉन्ड द लिमिट सोच ही नहीं पाएंगे, हम उन्हीं उन्हीं थॉट्स में गुत्थे रहेंगे। विचारों का दायरा न बढ़ा तो वह स्थिति
कहाँ बन पड़ेगी जिसके लिए अमूल्य मानव जीवन मिला है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमें कुछ अच्छा बड़ा करना है तो उसके लिए बियॉन्ड द लिमिट सोचना पड़ेगा। और अगर आप बियॉन्ड द लिमिट कुछ सोच ही नहीं रहे हैं तो क्या आप अपने एम को पा सकेंगे? तो उसका आंसर है नहीं। हम जब तक कुछ बियॉन्ड द लिमिट और कंफर्ट जोन से बाहर का नहीं सोचेंगे और उसी स्टेज में रहेंगे तो हम कभी भी अपने जो जीवन का पर्पस है उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। दीदी नेक्स्ट पेज। चिंताएं जीवन विकास में गतिरोध उत्पन्न करती है, मनुष्य की कार्यक्षमता को पंगु बना देती है। इससे मानवीय विकास का मार्ग भी रुक जाता है। मनुष्य सॉरी मनुष्य एक अपनी अलग दुनिया बना लेता है। इसे चिंताओं की दुनिया कहना ही उपयुक्त लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि चिंता जब व्यक्ति चिंतित होता है तब उसकी गति एक प्रकार से रुक जाती है। उसकी कार्यक्षमता को वो पंगु कहीं ना कहीं अनस्टेबल और स्टॉप कर देती है। इसे मानवीय मानवीय विकास का मार्ग भी उनका रुक जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग उस स्टेट में चले जाते हैं जिनको चिंताओं की दुनिया कहना उपयुक्त माना जाता है। जब तक जीवात्मा इस छोटे से क्रिया क्षेत्र में फंसा रहता है तब तक वह शाश्वत स्वरूप को समझ नहीं पाती। लघु से महत की आकांक्षा कोरी कल्पना मात्र बन जाती है। लघु से महत मतलब छोटे से अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो एक सपना ही बना रह जाता है, एक कल्पना ही बनी रह जाती है जब हम चिंताओं के क्रिया क्षेत्र में फंसे होते हैं। सफलता का मूल अंग एक ही है कि अपनी चिंताओं को से छुटकारा पाइए। तभी वह स्थिति बन सकती है जब अपने जीवन की दिशा में भी कुछ प्रगति की जा सके। तो एट लास्ट गुरुदेव हमें ये बताते हैं कि सफलता का एक मूल अंग यही है। मतलब आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपके लाइफ का सबसे बड़ा जो कांटा है हम कह सकते हैं वो है चिंता, स्ट्रेस। और आजकल के लाइफ में तो ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं रीजन है लोगों का डिप्रेशन में जाने का, एंजाइटी होने का। तो हम किसी 10 लोगों में से शायद 9 लोगों का आजकल यही कहना है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। वो किस वजह से? क्योंकि हम ओवर थिंक करते हैं, हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हम बहुत चिंता हमें लगी रहती है। तो गुरुदेव ऐसे हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको कैसे भी किसी भी प्रकार से चिंताओं से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। और तभी आप अपने जीवन की दिशा में कुछ अच्छी प्रगति कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। छोटा सा बच गया था कल लेने का जो आज कंप्लीट हो गया है। तो जिस प्रकार मैंने कल आप सबसे पूछा था कि आप किस प्रकार कौन से टाइप के चिंतक है, तो मोस्टली हमने जाना था कि जनरली सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन था कि ओवर थिंकिंग हम आजकल ज्यादा करते हैं, या फिर बहुत वर्स्ट केस हम हर बार सोच लेते हैं। मतलब सिर्फ वर्स्ट ही केस सोचते हैं कि अगर ये कर लूंगी तो यही होगा। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए या इससे कैसे कम किया जाए? तो कल मैंने आप सबसे कहा था कि आप भी मतलब ढूंढ कर लाइए। और मैंने कहा था मैं भी जो मुझे पता है और जो मैंने ढूंढे हैं मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आप मतलब पहले मैं बता देती हूँ फिर हम एक एक करके सबसे पूछते हैं। ये चलेगा या फिर पहले आप बताएंगे? एक बार होमवर्क रिवाइज क्या जी। क्या तो बोला था? मैंने कह अच्छा हाँ, मैंने कल पूछा था कि आप किस प्रकार के चिंतक है। तो फर्स्ट टाइप उसमें था कि आप बिंदास प्रकार के व्यक्ति हैं। मतलब आपके सामने प्रॉब्लम आती है और आप उसका सामना मतलब उसका समाधान ढूंढ के देन आप उसके बारे में सोचते ही नहीं है। और जब वो आती भी है तब आप बहुत ऐसे कूल
स्थिति में रहते हैं, मतलब आप इतना अफेक्ट नहीं करते, प्रॉब्लम आपको इतना अफेक्ट नहीं करती। तो ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप था कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा सोचते हैं, और अ, उससे आपको स्ट्रेस होता है। और तीसरा प्रकार ये था कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा वर्स्ट केस ही सोचते हैं, मतलब अब ये जैसे मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है आज का, मैंने बाउंड्री तक लिखा है तो मैं फेल ही होने वाली हूँ, मतलब हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि यही होगा, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आप किस प्रकार के चिंतक में आते हैं, मैंने ये पूछा था। तो सेकंड और थर्ड टाइप के बीच में हमें ज्यादातर आंसर्स मिले थे। तो उसके लिए कुछ मेरे पास वो है, अ, उपाय कह सकती हूँ, मैं इसे उपाय भी कह सकती हूँ, पर मैं अ, मुझे लगता है कि ये जब हम करेंगे तो शायद इससे फायदा होगा। और कुछ प्रयोग भी कह सकते हैं कि जो हम मेरे पास है। तो मैं बता देती हूँ, अभी 8:52 हो रहे हैं, मुझे 5-7 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर उसमें से आपको कुछ नहीं समझ रहा है, या फिर आपको कुछ नई आइडिया आ रही है कि ऐसा भी करके ऐसा हम हो सकता है, तो आप प्लीज बताइएगा। हम वो लास्ट के 10 मिनट में वही डिस्कशन सेशन रखते हैं। तो जिस प्रकार ओवर थिंकिंग वाला हमने देखा था कि जनरली आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग करने की। एक ही बात थोड़ा सा हम 10-10 बार सोचते हैं। अ, तो ये जो प्रॉब्लम है मुझे भी कुछ साल पहले, हाँ, हुआ करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि अभी नहीं होती है, अभी भी होती है, पर उसका जो वो है परसेंटेज है वो घट गया है बहुत, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अपने वे से आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जनरली क्या होता है जब एक अ, आपके मतलब ओवर थिंकिंग के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे समटाइम्स हम रैंडमली बैठे होते हैं और ऐसे ही सोचते रहते हैं, मतलब हमारे जीवन में तब इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, पर पास्ट का हम सोचते हुए बैठे रहते हैं, और फिर उसी बीच हम फ्यूचर का सोचने बैठ जाते हैं कि काश मैंने पास्ट में ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ होती, या फिर काश मैं फ्यूचर में ऐसा कर पाऊंगी क्या। तो ये रैंडम ओवर थिंकिंग आजकल बहुत होती है। और दूसरी है कि सिचुएशनल ओवर थिंकिंग, मतलब अ, मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो मैं अ, सोचती रहूंगी कि यार उसे कैसा लगा होगा, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, या अम, फिर से हमारी बात होगी या नहीं, या फिर कॉलेज में कुछ हो गया, या फिर आपके वर्क प्लेस में कुछ हो जाता है, जॉब जहाँ आप जॉब करते हैं, तो हम वो सिचुएशनल ओवर थिंकिंग। तो जो पहली वाली ओवर थिंकिंग है, जो रैंडम ओवर थिंकिंग है, मतलब वो हम बैठ जाए तो सिर्फ आने लग जाते हैं, थॉट्स आने लगते हैं। तो उस पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अ, हम बहुत बार ऐसा कोशिश करते हैं कि जब भी हम उदास हो ना तो हम कुछ मोटिवेशनल लगा लेते हैं, किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, या फिर कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं। अ, या फिर हम चाहते हैं कि हम किसी से फोन पर बात करें और वो व्यक्ति से हम बात करें और वो व्यक्ति हमें समझाए, मोटिवेट करे, और तब हम हमें अच्छा लगने लगता है। पर बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर आप अभी ओवर थिंक कर रहे हैं, उदास है, और एक मोटिवेशनल वीडियो हम देखने लग जाए, तो उसका असर बहुत ही कम देर तक शायद से रहता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा हम में वो एनर्जी आ जाती है कि बस अभी तो मतलब मैंने सब करना ही है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि वो एनर्जी डाउन सी हो जाती है और फिर से हम उसी जोन में लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शायद से ये तब होता है। जी, जी दीदी। तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि वो तब होता है जब हम अपने ही थॉट से भागते हैं, हम फेस नहीं करते। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उनसे हमें भागना नहीं चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि उनको वेलकम करना चाहिए। जैसे हम
गेस्ट को करते हैं, वैसे हमें उनको आने देना चाहिए। हम जैसे जब के समय भी बहुत लोग बोलते हैं कि आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, पर वो टाइम यानी कि उनको रोकिए ना। जैसे मुझे, अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे कल हार्ट अटैक आने वाला है, अगर मैं इतना नेक्स्ट लेवल का अगर सोच रही हूँ, तो मैं उसको ये ना करूँ कि अ, उसको इग्नोर करूँ। मैंने समझा आज कोई बर्गर खाया है या पिज्जा खाया है, तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं इसे खा लूंगी तो मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा। तो ऐसी प्रकार की जो थिंकिंग्स होती है ना, जो रैंडमली आती है, तो मुझे लगता है इनको हमें आने देना चाहिए। जब तक हम उन्हें अ, आने नहीं देंगे और ऐसे ही रोकते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम वो सिचुएशन से भाग रहे हैं और उनको फेस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उनको वेलकम करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, रादर देन एस्केपिंग इट, कि उनसे दूर भागना चाहिए। और जब वो अ, आना शुरू कर देती है, नेगेटिव थॉट्स हम आना शुरू कर देती है और बहुत देर तक वो आ रही है, तो देन हमें उन्हें करेक्ट करना चाहिए। जैसे कि, मैं समझा पा रही हूँ क्या? मुझे पता नहीं चल रहा है। यस यस। हाँ, तो मैं थोड़ा एग्जांपल से शायद कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा इजीली समझे। कि जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट बुक जो ली थी, गहना कर्मणो गति, उसमें मैंने कल भी कहा था कि एक न्यूरल पाथवे हमारे ब्रेन में बन जाता है, मतलब ऐसे रास्ता बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके ब्रेन में पॉजिटिव रास्ता बनेगा, और आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रास्ता बनते जाएगा। और अगर नेगेटिव रास्ता है तो उसका अंजाम भी नेगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव रास्ता बना है तो उसका अंजाम यानी कि मंजिल भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। तो अ, इसमें जब हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो हमारे ब्रेन में नेगेटिव पैटर्न्स बनने लगते हैं, यानी कि नेगेटिव रास्ते बनने लगते हैं। तो अ, और ये रास्ते इतने गहरे हो जाते हैं कि हमें उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले अगर ओवर थिंकिंग से बचना है, एंजाइटी से बचना है, या डिप्रेशन से बचना है, तो हमें इस नेगेटिव जो पैटर्न्स बने हैं उसको जड़ से निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप थॉट्स को वेलकम करें, क्योंकि जब तक ये चीज जड़ से नहीं निकलेगी ना, तब तक आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो या कितना भी किसी से बात कर लो, तो वो कम टाइम तक उसका इफेक्ट रहेगा। पर आप जब तक अपने दिमाग के नेगेटिव पैटर्न्स को हटा नहीं लोगे, तब तक वो जड़ से जाएगी नहीं। तो अब उनको कैसे हटाए? तो जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं और बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन्हें आसानी से वेलकम करो एंड देन उसको करेक्ट करो। यानी कि एस्केप करने के बजाय, दूर भागने के बजाय उसे करेक्ट करो। जैसे कि कल मेरा पेपर गया था और बहुत खराब गया था, मैंने बाउंड्री तक लिखा है और अब मैं फेल होने वाली हूँ, पर मेरे आगे के 4 पेपर भी बचे हैं। तो अगर मैं यही सोचते रहूंगी कि मैं फेल होने वाली हूँ, फेल होने वाली हूँ, तो क्या मैं अपने आगे के पेपर्स अच्छे से उनकी पढ़ाई कर पाऊंगी? नहीं। अब ये चीज मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, पर तो भी मैं फर्स्ट पेपर के बारे में ही सोच रही हूँ। तो ये मेरे नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स का इनकमिंग है। और देन मैं उसको करेक्ट कैसे करूंगी? कि इट्स ओके, अगर तुमने बाउंड्री तक लिखा है तो तुमने जितना किया है तुम्हें उसका जो आउटपुट है उतना मिल जाएगा। अब अगर तुम नेक्स्ट पेपर की पढ़ाई नहीं करोगे, तो तुम्हें शायद 2-2 पेपर या 3-3 पेपर बाद में देने पड़ जाएंगे। तो ऐसा आप अपने थॉट्स को तभी के तभी करेक्ट कीजिए। मतलब जैसे मैंने बर्गर वाला एग्जांपल दिया कि मैं आज बर्गर खा लूंगी तो मेरा कोलेस्ट्रॉल या मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसा सोचती हूँ, तो मैं उसको तभी के तभी मैं करेक्ट करूँ। जब थॉट आया, देन मैं उसको करेक्ट करी कि नहीं, मुझे क्यों आएगा, मैं तो एक ही दिन खा रही हूँ। या फिर अ, मेरा किसी से झगड़ा हो गया है और वो मुझसे बात करेगा ही नहीं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, करेगी ही नहीं करेगी, मैं ऐसा सोच रही हूँ। और वो कंटिन्यू सोचते सोचते ही जा रही हूँ। तो मुझे उसी वक्त अपने माइंड को एक पॉज देके उसे करेक्ट करना शुरू करना है। क्यों नहीं करेगी वो मुझसे बात? मैं उससे जाके एक्सप्लेन करूंगी अपनी चीजें, तो वो मुझसे जरूर बात कर लेगी। तो रादर देन वो थॉट आया है, इससे ज्यादा आप उसको करने की कोशिश कीजिए कि
जितना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उतना पॉजिटिव थॉट से उसे करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो अगर ऐसा शायद हम करेंगे तो हमारे जो ब्रेन के जो नेगेटिव पैटर्न्स है पॉजिटिव पैटर्न्स में बदल सकते हैं। और जैसे ही वो बदलना शुरू हो जाएंगे तो हमारा जो ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है ना वो जड़ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेरी निकल जाएगा, वो जड़ से निकल जाएगा। बीज जो हमने बोई है नेगेटिविटी की वो निकल जाएगी। तो ये एक मुझे लगता है कि ये थोड़ा इफेक्टिव है, पर वो है ना, जब तक हम करके ना देखें ये तब तक होता नहीं है। तो जैसे गाड़ी चलाना, मैं आप मुझे कितना भी बता दीजिए कि प्रतीक्षा ऐसे गाड़ी चलानी है, एक्सीलेटर बढ़ाना है, ब्रेक अभी लगाना है, तो आपने मुझे वर्बली बताया है, पर मैं जब तक गाड़ी चलाने नहीं जाओ तब तक वो मुझे नहीं आएगा। तो प्रयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत बार अ, कुछ करते नहीं है और बस कंप्लेन करने लग जाते हैं कि यार मेरी ओवर थिंकिंग तो जा ही नहीं रही है, या फिर मैं तो नेगेटिव ही सोचते रहती हूँ, कितना भी कुछ कर लूँ वही मेरा हाल है। पर क्या हम 1 मिनट ये पॉज करके सोचते हैं कि क्या मैं उसके लिए उतने एफर्ट्स ले रही हूँ, क्या मैं मेरी चीज पर काम कर रही हूँ? तो आपको ऑलमोस्ट आंसर नहीं ही मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रयोग करना ज्यादा बेस्ट है, बेटर है, अगर हम कोई चीज की सक्सेस तक जाना चाहते हैं। तो ये एक है। दूसरा में जर्नलिंग कर सकते हैं, यानी कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको रात को आप एक कॉपी में लिख दीजिए। जितना कुछ आ रहा है धड़ 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 आप उनको लिखना शुरू कर दीजिए। और देन लिखने के बाद आप उनको एक साथ पढ़िए। तो जब हम एक साथ पढ़ते हैं ना तो हम सोचने लग जाते हैं, बाप रे मैं इतना नेगेटिव भी सोच सकती हूँ, मतलब मैं किस लेवल तक का नेगेटिव सोच सकती हूँ। तो ये भी एक बहुत खुद को दर्पण साधना कह सकते हैं, कि खुद को आईना दिखाने वाली चीज है कि पहले जो नेगेटिव सोच रहे हो वो पूरा लिख डालो, एंड देन उसको पीसफुली एक साथ पढ़ो कि हम एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक है। और देन अगर सिचुएशनल ओवर थिंकिंग है, मतलब किसी से प्रॉब्लम हुई है, आपकी किसी से वाद हुआ है, तो कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन ये सबसे अच्छा स्किल है, जो स्किल नहीं कह सकते, सबसे अच्छा वे है जो आजकल थोड़ा सा अ, मतलब शायद मिसिंग आउट है। अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो हम रूठ कर बैठ जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें आकर मनाए। पर सबसे बेस्ट तरीका है कि कम्युनिकेशन करो। अगर आपको उनकी बात नहीं जम रही है तो आप उन्हें साफ साफ बताओ, और उनसे भी एक्सपेक्ट करो, उन्हें भी ये बोलो कि प्लीज आप अपनी बात बताइए, मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है। और जैसे स्कूल में भी बहुत बार अ, आपके दोस्त होंगे शायद आपकी रैगिंग करे या आपको चिढ़ाने लग जाए, कॉर्नर कर देंगे, तो आपको उस टाइम पे अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में शायद हिम्मत नहीं होगी, पर जब आप वर्बल होने लगेंगे ना, कम्युनिकेशन करेंगे वो भी अच्छे वे से, यानी कि अपनी बात अच्छे तरीके से रखेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत अच्छी की है, जिससे आप ज्यादा सोचने के बजाय आप एक्शन लेंगे। तो ये शायद से मुझे पता नहीं मैं समझा पाई हूँ या नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है। अब शायद 5 ही मिनट बचा है, अब आप बता सकते हैं। पर आपको समझाया नहीं, आपके पास अगर और कोई उपाय है, मंत्र जाप और मेडिटेशन तो है ही, उसके अलावा आपके पास और कोई उपाय है, या फिर इसे भी एक्सप्लेन कर सकते तो प्लीज। तुमने पूरी कोशिश की है प्रतीक्षा। एंड इट इज आई मीन जो तुमने ऑप्शंस बताए वो सच में अच्छे हैं ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। इसमें और एक जैसे जर्नलिंग और कम्युनिकेशन तुमने बताया, एक मैं ऐड करना चाहूंगी, जो ओकेजनली मतलब लग सकता है, अप्लाई हो सकता है अगर आपका ओवर थिंकिंग है उस टाइप का, तो दैट इज डिस्ट्रैक्शन। ओके। सो उसे हाँ, इस साइकोलॉजी में जैसे हम ओवर थिंकिंग के लिए ना यूज करते हैं वॉच योर थॉट्स। मतलब जो तुम्हारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उनको वॉच करो, ना कि उनसे भागना है जैसे तुमने कहा। हाँ। बराबर। उनसे भागना नहीं है, हम्म। जैसे उनको एक्सेप्ट करना है।
तो जैसे ही हम उनको एक्सेप्ट करते हैं तब हम उनकी तरफ वॉच मतलब रखना शुरू करते हैं कि किस तरह के आ रहे हैं, बराबर है। तो हाँ। वॉच करने से क्या होता है कि हमको समझ में आता है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब निगेटिव है तो हमको दूसरी चीज करनी पड़ती है, उस पर एक्ट। ओके। सो आइदर दो चीजें, कि हम उनको कंट्रोल करें, लेकिन कैसे उसी वक्त तो नहीं होगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हम वो कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन अबाउट, ऑल अबाउट। ओके। तो या फिर हम दूसरा चीज होती है, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन किसी अच्छी चीज से, किसी अच्छी बात से, है ना, जब हम दुखी है किसी किसी चीज, और जैसे हमने शायद कल बताया था कि अगर दुखी है तो वो सैडी तरह के गाने सुनता रहेगा, है ना, और उसका उससे क्या होता है, उसका मूड और डाउन होते जाता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर, जब उसको पता चल जाएगा ना कि ही इज वॉचिंग हिज थॉट, दैट पर्सन इज वॉचिंग हिज थॉट, कि अभी मुझे बहुत मतलब उदास लग रहा है, तो ये उसको समझ में आ गई बात, ये मुझे उदास लग रहा है, दैट इज वॉचिंग योर थॉट। तो जब ये बात आपको समझ में आ जाती है, तब हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी ऐसी चीज से। तो वो जर्नलिंग भी हो सकती है, जो कॉमनली हम कर सकते हैं, या हमारी कोई हॉबी भी हो सकती है कि चलो जब ज्यादा उदास लग रहा है तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, गार्डनिंग कर ली जाए, या पेंटिंग कर ली जाए, या कोई हॉबी अपनी उतनी देर के लिए स्टार्ट कर ली जाए। तो ऐसे डिस्ट्रैक्शन से भी हमें बेनिफिट मिलता है ओवर थिंकिंग में। जी, आपने मत कहा है वो डिस्ट्रैक्ट वाला बिल्कुल सही है। अच्छी चीजों में अपने अ, खुद लेके जाइए कि आप उससे हट जाए। और जो आपने फर्स्ट वो समझाया कि हम अपने थॉट्स पर वॉच रखते हैं, मैं शायद वही समझाने की कोशिश कर रही थी, तो थैंक यू, आपने एक बारी में ही समझ गया। और कोई अम, बोलना चाहेगा? आपको जो भी मतलब लगता है, कोई आप प्राणायाम की टेक्निक बता सकते हैं, या कुछ भी जो आप जनरली करते हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं। हमारे पास पंडित है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई होप कि आपको सेशन आज का समझा होगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्टी है, तो आप हमें मैसेज मतलब ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर हम ये प्रैक्टिस, हाँ, और एक बात, सॉरी थोड़ी छूट गई थी। रोज रात को अगर हम अपने फीट को ऑयलिंग शुरू करना, ऑयल से मसाज करना, तो उससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। मैंने अभी 17 दिन हो गए हैं मुझे करते करते, तो उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मैं खुद में देख पा रही हूँ। तो जब भी आप बहुत थके होते हैं तो वैसे तो रोज ही करना चाहिए, रात को सोते वक्त अपने फीट को सरसों या फिर ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, किसी से भी आप ऑयलिंग करके थोड़ा 5 मिनट मसाज करके देन सो जाइए, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अभी समय शायद हो गया है, शांति पाठ करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। हम शांति पाठ करते हैं। ओम रः शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।